बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। आज जो स्टूडेंट्स हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ अगेन अबाउट फंजाई एंड दिस इज़ रिप्रोडक्शन। ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए फंजाई अपनी आबादी को बिलियंस और बिलियंस स्पोर्स की तादाद में डेली बेसिस पे फैला रही है और हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ों को डीकम्पोज भी कर रही है और इसके साथ ही साथ ख़राब भी कर रही है। तो इस रिप्रोडक्टिव मेथड को हम साइंटिफिकली यहाँ पे देखेंगे। दो बेसिक टेक्निक्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें से पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे और फिर बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। The topic is reproduction in fungi। जी, अब स्टूडेंट्स मैं चाह रहा हूं कि मैं कंसेप्चुअली सबसे पहले नंबर पे ये जो वर्ड रिप्रोडक्शन यूज होता है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जानदारों के अंदर जब भी हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा तरीकाकार जिसके जरिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज यूनिसेलुलर और इट इज मल्टीसेलुलर, इट कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स जस्ट लाइक द पेरेंट्स, जिसमें जानदार अपनी ही तरह की नई नस्ल पैदा करना शुरू हो जाएं। इस अमल को हम कहते हैं दिस इज रिप्रोडक्शन। ओके, बट द अल्टीमेट एम ऑफ दिस प्रोसेस इज द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज, कि किसी भी जानदार की कोई एक मखसूस नस्ल उसको बरकरार रखना, दिस इज द बेसिक थिंग दैट इज रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन। ओके, फंजाई के अंदर जो दो बेसिक टाइप्स हैं दे आर asexual reproduction and the second one is sexual reproduction। अब इन दोनों प्रोसेसेस के अंदर भी जो बुनियादी डिफरेंसेस हैं उनको मैं एक जुमले के अंदर यहां पे मेंशन कर रहा हूं सिर्फ आपके कंसेप्ट के लिए, ताकि आप इसको याद रखें। Asexual reproduction is the process in which only one parent is involved in production of new generation। ऑलराइट, ऐसा तरीकाकार रिप्रोडक्शन का जिसमें एक अकेला पेरेंट ही काफी है कि वो अगली नस्ल को पैदा कर सके, इसी वजह से इसको हम कहते हैं दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, दूसरी तरफ द प्रोसेस in which two parents are responsible for production of offsprings or next generation। all right, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर हम फंजाई की हद तक बात करें तो यहाँ पे दो मुख्तलिफ इकसाम के हाइफे हो सकते हैं जो मेटिंग स्ट्रेन्स हों, कंपेटेबल हों, कि वो आपस में एक दूसरे के साथ जेनेटिक मटेरियल का तबादला कर सकें। तो उस सूरत में फिर कोई नया ऑफस्प्रिंग या नई जनरेशन पैदा होगी जो अपने पेरेंट्स से मुशाबहत रखती होगी। तो दो पेरेंट्स की शमूलियत की वजह से अगर नई नस्ल पैदा हो रही है तो दैट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब हम आगाज कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो डिफरेंट टाइप्स हमारे सिलेबस में शामिल है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज स्पोर फॉर्मेशन। ऑलराइट, द सेकेंड वन इज अबाउट conidia formation। Number 3 is fragmentation, and
Number 4 is budding. जी स्टूडेंट्स, अब सबसे पहली चीज है स्पोर फॉर्मेशन, और स्पोर की टर्म जहां भी आ जाए, स्पेशली फंगस के लिहाज से या किसी दूसरे लोअर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिहाज से, तो आप याद रखिएगा द स्पोर्स आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स दैट कैन अंडरगो और दैट कैन हेल्प द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अंडरगो अनफेवरेबल कंडीशंस. ओके, ये जो फंजाई हमारे इर्द गिर्द हर चीज के ऊपर ग्रो करते हुए नजर आ रही है, इवन के जो वुडन लॉग्स वगैरह, जो लकड़ी के टुकड़े कहीं नमी वाली जगह पे पड़े हुए हों, तो उसके ऊपर भी आपको एक लेयर बनी हुई नजर आ सकती है फंजाई की. तो वो स्पोर्स आ कहां से रहे हैं? दे हैव बीन डिस्पर्स्ड. और फिर अगर बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट या बहुत ज्यादा खुश्की वाला मौसम आ जाए, तो उस सूरत में भी जो सर्वाइवल की एबिलिटी या सर्वाइवल को पॉसिबल बनाने के लिए फंजाई क्या करते हैं? स्पोर्स बना लेते हैं. तो स्पोर्स आर asexually reproduced as well as sexually reproduced, बट यहां पे जो हम बात करेंगे दैट इज अबाउट द asexual spores. स्पोर फॉर्मेशन, ऑलराइट. क्या प्रॉपर्टीज हैं कि जिसकी वजह से फंजाई सक्सेसफुली स्पोर्स बनाने और फिर इसकी मदद से अपनी नस्ल अफजाई करने में कामयाब है? द फर्स्ट वन इज they are resistant structures. Number 2, spread through wind to long distance. All right, और फिर जैसे कि अभी मैंने बताया, asexually or sexually produced structures, okay, contain genetic material. okay, अब स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट्स हमने यहां पे मेंशन किए हैं, अगर इनको फौरी तौर पे हम समझ लें, सबसे पहले नंबर पे रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स, ऐसी साख्तें जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस, जैसे कि बहुत ज्यादा सर्दी भी हो सकती है, बहुत ज्यादा गर्मी भी हो सकती है, या इसी तरह बहुत ज्यादा ब्राइट सनलाइट भी हो सकती है, कोई भी ऐसी कंडीशन जो इस फंगल हाइफे की ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है, दैट इज अनफेवरेबल कंडीशन. तो स्पोर्स इस तरह के हालात में बेहतरीन गुजारा कर सकते हैं. Then the second thing is spread through wind to long distance. इसका क्या मतलब है कि spores are no more dependent on water for their dispersal. लेकिन इसके साथ ही साथ ऐसा भी पॉसिबल है कि बाज़-औक़ात इंसेक्ट्स, हशरात जो हैं, कीड़े मकोड़े, वो इन स्पोर्स को फैला दें, या फिर ऐसा भी है कि कुछ छोटे वर्म्स वगैरह या कीड़े मकोड़े, उनके साथ ये स्पोर्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके चले जाएं. स्पेशली अगर हम फसलों की बात करें, तो उस सूरत में स्टूडेंट्स एक और चीज भी देखने में आती है कि रेन स्प्लैशेस, जब बारिश के छींटे पड़ते हैं, तो उसके अंदर भी ये स्पोर्स उस पनाह लेके एक जगह से दूसरी जगह फर्दर ट्रांसफर किए जा सकते हैं. ऑलराइट, तो दे कैन बी ऑल्सो डिस्पर्स्ड बाय इंसेक्ट्स, by other smaller animals, as well as the rain splashes, बारिश के छींटे. Okay, then asexually या sexually इनको प्रोड्यूस किया जा सकता है. contains genetic material, इसका क्या मतलब है कि इसके पास अपने पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, जिसकी वजह से ये फर्दर जनरेशन को ग्रो करवाने के काबिल हो सकेगा, और उसके अंदर वही फीचर्स आ जाएंगे कि जो प्रीवियस जनरेशंस में मौजूद थे. नेक्स्ट, यहां पे एक वर्ड में मेंशन कर रहा हूं, दैट इज स्पोरेंजिया. अगर सिंगुलर होगा अकेला, तो इसको हम कहेंगे स्पोरेंजियम. ऑलराइट स्टूडेंट्स, व्हाट आर स्पोरेंजिया? द स्ट्रक्चर्स in which spores are produced. okay, ऐसी साख्तें कि जिनके अंदर स्पोर्स बनाए जाते हैं या फिर बनाने के बाद यहां पे कुछ अरसे के लिए स्टोर किए जा सकते हैं, जब तक कि स्पोर्स मैच्योर ना हो जाएं
और बाज़ औक़ात जैसे राइजोपस में स्पोरेंजिया का कलर चेंज हो जाता है, तो ये पता चल जाता है कि अब इसके स्पोर्स मैच्योर हो चुके हैं और डिस्पर्सल का टाइम आ गया है। उस सूरत में फिर स्पोरेंजिया की वॉल्स ब्रेक हो जाती हैं और स्पोर्स को आगे फैला दिया जाता है थ्रू विंड। ओके, देन यहीं पे एक और पॉइंट मैं और ऐड कर रहा हूं, दे आर कट ऑफ फ्रॉम hyphae by septa। इससे क्या मुराद है स्टूडेंट्स कि बाकी हाइफी के जो सेल्स हैं उनकी सेल वॉल्स के अंदर पोर्स मौजूद होते हैं और वो कनेक्टेड होते हैं, लेकिन ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं इनके और लोअर हाइफी के अंदर ग्रोथ कंप्लीट हो जाने के बाद और स्पोर्स बन जाने के बाद इनके दरमियान में पार्टीशन बना दी जाती है ताकि बाद में स्पोरेंजिया ने चूंकि स्प्लिट हो जाना है उसमें से स्पोर्स निकल जाएंगे, तो ऐसा ना हो कि हाइफा का भी नुकसान हो जाए। ओके, देन मोस्ट ऑफ देम दे आर हेप्लॉइड, और हेप्लॉइड से क्या मुराद है, दे कंटेन हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कंपेयर टू द डिप्लॉयड कंडीशन। ओके, कहीं पे भी अगर इन स्पोर्स की जो स्पेशली एसेक्सुअल स्पोर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, और फंजाई के आगाज में इंट्रोडक्शन में ये बात हमने पढ़ी थी कि थोड़ी सी ट्रांजिएंट जाइगोट स्टेज के अलावा मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द हाइफी ऑफ डिफरेंट फंजाई दे आर ऑलवेज हेप्लॉइड। ओके, इनके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो आधे क्रोमोसोम्स की सूरत में मौजूद होती है। द लास्ट पॉइंट इज अबाउट द जर्मिनेशन। These spores they germinate when land on a favorable substratum। जैसे ही किसी फेवरेबल जगह के ऊपर जहां पे इसको ग्रोथ के लिए नॉर्मल कंडीशंस अवेलेबल होंगी वहां पे ये स्पोर्स लैंड करेंगे, गिर जाएंगे, तो वहीं से नए हाइफे दोबारा से ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, then is the next second reproductive structure, and they are conidia। Conidia are another asexually produced spore of different fungi। alright, especially students ये जो हमारे इर्द गिर्द citrus fruit वगैरह हमें नजर आते हैं, ये माल्टे और किन्नू और इसी तरह के और रिलेटेड फ्रूट्स, इनकी सरफेस के ऊपर ग्रीन कलर की एक लेयर आ जाती है। जब ये खराब हो जाते हैं तो वो नॉर्मली कौन है, दे आर दीज स्पोर्स एंड दीज स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स। वो स्ट्रक्चर्स जिनके ऊपर कोनिडिया मौजूद होते हैं दे आर नोन एज कोनिडियोफोर्स। ऑलराइट, अगर हम कोनिडियोफोर्स को डिफाइन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं specialized hyphae on which cut off ending spores, and these spores are conidia, are formed। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखें स्पेशली जब हम कोनिडियोफोर्स का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कोनिडियोफोर्स लॉन्ग ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और इनके टिप के ऊपर एट द टॉप ऑफ देम वहां पे छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, और जैसे जैसे ये कोनिडिया, दीज बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स दे आर नोन एज कोनिडिया, अब ये कोनिडिया मैच्योर होते चले जाएंगे तो एट द टॉप विल बी द ओल्डेस्ट वन, और फिर उसको क्या किया जाएगा, वहां से सेपरेट कर दिया जाएगा ताकि वो बाद में अलहदा हो जाए। डिटैच होने के बाद वो फिर से किसी सबस्ट्रेट के ऊपर गिरेगा और वहां पे जाके फिर नए हाइफे ग्रो करवाना शुरू हो जाएगा। तो these are specialized asexual spores known as conidia, and the structures on which these conidia are formed they are known as conidiophores। all right, specialized hyphae का नाम है। Then are the fragments, and the process is known as fragmentation।
जी स्टूडेंट्स, फ्रेगमेंटेशन से क्या मुराद है कि ऐसी रिप्रोडक्शन जिसके अंदर कोई एक हाइफा, कोई माइसिलियम जिसके अंदर बहुत सारे हाइफे मौजूद हैं, उसके अंदर डिफरेंट हाइफे स्प्लिट होना शुरू हो जाएं, या वो पूरे का पूरा माइसिलियल बॉडी जो बनी हुई है वो खुद से ही ब्रेक हो जाए और उसके जो टुकड़े हैं वो बाद में दोबारा से नई फंजाई की सूरत इख्तियार कर जाएं, तो हम कहेंगे दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। ओके, इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें, वी कैन से द प्रोसेस in which mycelium or hyphae within a mycelium breaks and grow into individual fungal body. All right students, mycelium itself या फिर उसके हाइफे दरमियान में से टूट जाएं और उसके बाद वो एक नई फंगस की तरह ग्रो करना शुरू हो जाएं, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे दिस इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स बना देना, टुकड़े बना देना। ओके, then is the last asexual type of reproduction, budding. Now students, budding is what? The type of reproduction in which outgrowths are formed. Okay? लेकिन इन outgrowths के साथ आपने एक अहम बात याद रखनी है। These outgrowths, स्पेशली जब हम फंगस की बात कर रहे हैं, तो यूनिसेलुलर फंगस है यीस्ट, जिसके अंदर ये बड़ी जबरदस्त तरीके से आप माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। These buds are outgrowths, but at the same time they are asymmetrical. Okay? तो ये चीज मैं यहां पे मेंशन भी कर देता हूं ताकि आप इसको नोट कर लें, इंपॉर्टेंट बात है ये। Budding itself is the process of asexual reproduction in which asymmetrical outgrowths are formed which later on detach and grow independently. All right students, अब इससे क्या मुराद है कि ये बर्ड्स, ये जो आउटग्रोथ्स बन रही थी उस यीस्ट के सेल के ऊपर, जैसे ही ये मैच्योर होंगे, थोड़े से बड़े होंगे, उसके बाद इनको वहां से अलहदा कर दिया जाएगा। सेपरेट होने के बाद ये किसी सबस्ट्रेट के ऊपर, सॉइल के ऊपर, किसी फ्रूट के ऊपर या कोई भी खाने वाली चीज जो इनको मिल जाए उसके ऊपर ये ग्रो करेंगे और फिर से नई यीस्ट की पैदावार का आगाज हो जाएगा। सो दिस इज again due to one parent, so it is asexual type of reproduction that has been observed in yeast. Okay, this is asexual reproduction of fungi. Sexual reproduction को हम आगे डिटेल में देखेंगे।